आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। भाइयों, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, तो थोड़ा बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा। लोकतंत्र के रक्षक, महान रक्षक कांग्रेस पार्टी, जो भारत की जनता को संविधान के विषय में बहुत दिनों से भ्रमित करती आ रही थी, उसका लगभग समापन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन में दे दिया। मैं भी उस विषय पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर आपके समक्ष एक दो बात रखना चाहता हूं। तथाकथित संविधान के रक्षकों की शुरुआत ही संविधान का गला घोटकर हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका एक उदाहरण है। उनका प्रधानमंत्री बनना किस प्रकार से, वो कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होकर के वो प्रधानमंत्री बने, सभी के समक्ष है। 15 कांग्रेस की कमेटियां, जिनमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया और एक शायद कृपलानी जी को दिया और 2 नोटा हो गए शायद। यानी आई मीन टू से कि एक भी वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मिला, फिर भी वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। ये लोकतंत्र के रक्षक, वहीं से रक्षा शुरू हो जाती है। फिर आइए आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये क्या चुनकर आई? नहीं, ये अपनी अंदरूनी लड़ाई इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में, मैंने इस विषय में आपको पहले बताया था कि गूंगी गुड़िया के रूप में आई और उनको इसी वजह से स्वीकार किया गया, देश की जनता ने स्वीकारा। अब राजीव गांधी जी क्या चुनकर के आए? नहीं, ये भी इंदिरा जी की दुखद हत्या से जो उपजी परिस्थितियां थी, उसकी सिंपैथी के कारण बने। पीवी नरसिम्हा राव आप सब जानते हैं कैसे बने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबको पता है कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक तरीके से वो प्रधानमंत्री बने। भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा है और पहले जनता के सामने रखा, ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जनता ने अपनी सहमति दी कि हां, यही प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक श्री नरेंद्र मोदी जी। और लोकतंत्र की रक्षा, ये जो रक्षक थे कांग्रेस, इन्होंने कैसे की? पंडित नेहरू ने 2 साल तक सुल्तानपुरी को जेल में इसलिए रखा था कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक नजर आती है। फिर मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विद फ्रीडम में लिखा कि नेहरू जी को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी अपने सामने। ये वो 40 पन्ने थे इस बुक के, जो उन्होंने कहा था कि वो मेरी मृत्यु के 30 साल के बाद में प्रकाशित किए जाए। मैं आपको ये सारी चीजें भी बता रहा हूं कि जो आज लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक बने हुए हैं,
उन्होंने ही लोकतंत्र की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक ये प्रधानमंत्री इनके बनते रहे कांग्रेस के, जब तक किस किस प्रकार से घटना घटित होती रही इस देश में, वो क्या लोकतांत्रिक तरीके से घटित हुई घटनाएं थी। इसी क्रम में राजीव गांधी जी ने, उनके जमाने में एक अखबार ने उनके खिलाफ लिख दिया। जब खिलाफ लिख दिया तो उसके अखबार के खिलाफ राजीव जी ने इनकम टैक्स का छापा और उस अखबार की बिजली काट दी गई थी। और मैं आज के युवा पीढ़ी को भी और सभी को एक चीज और बताना चाहता हूं कि उस जमाने में, राजीव जी के जमाने में, पोस्ट एंड टेलीग्राफी एक्ट आया था, जिसने सरकार को ये अधिकार दिए थे कि वो किसी की भी चिट्ठी को खोल करके पढ़ सकती है, और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आपकी आज के युवा पीढ़ी के अनुसार, आधुनिक काल के अनुसार, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन की जो वार्ताएं हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, जितने भी माध्यम हैं, कि उनको खोल करके पढ़ लें और हमारी प्राइवेसी पर यदि उन्हें कुछ गलत लगे तो बिना किसी छानबीन के मुकदमा दर्ज कर दें। ये तो ज्ञानी जैन सिंह जी ने इसको रुकवा दिया। नरसिम्हा राव, अभी मैं इंदिरा जी पर नहीं जा रहा हूं, इंदिरा जी के विषय में मैं कल बताऊंगा। उनके तो बहुत बड़े बड़े उनके कारनामे हैं। उन्होंने तो जो हिटलर था, हिटलर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। कल डिटेल में बताऊंगा। मैं अब बता रहा था आपको कि नरसिम्हा राव भारत की एकमात्र ऐसी सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया, और ये कोर्ट में साबित हुआ। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के नाम से आज भी इसको जाना जाता है, जो सरकार के दौरान ही सरकार के खिलाफ आदेश हुआ और सरकार को दोषी पाया गया। ये विषय सभी वो विषय हैं, मोटे मोटे मूलतः मैंने बात आपको बताई है, कि जिनसे हमें ये पता लगता है कि लोकतंत्र की प्रतियां जो जेब में लेके घूमते हैं, वो लोकतंत्र के रक्षक कब से बन गए। कौन सा कार्य ऐसा उन्होंने किया जो उन्हें दर्शाता हो कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, क्या क्या नहीं कहा गया प्रधानमंत्री जी को। आप सब जानते हैं कितनी गालियां दी गई उन्हें। तेरी कब्र खुदेगी, कुत्ता, मतलब मैं कह सकता हूं कि बोलने में भी उन शब्दों को अजीब लगता है कि जिस गरिमामय पद पर प्रधानमंत्री वो बैठे हैं, उसकी एक अपनी महत्व है, सम्मान है, और उस पद का सम्मान यदि वो यहां नहीं देख पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो विदेश जाते हैं तो देखें कि उस पद का कितना सम्मान है, उस व्यक्ति का कितना सम्मान है, पर्सनली भी और वैसे भी। मेरे ख्याल में उम्र में तो बड़े होंगे, तो हमारे यहां जो संस्कार हैं इस प्रकार के तो नहीं दिए जाते। बड़ों को तो वैसे भी आमतौर पर आदर सम्मान दिया जाता है, और वो सारी चीजें, सारे काम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जो लोकतंत्र के खिलाफ हो।
और इस पर अभी लताड़ लगाई है उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को कि हार का ठीकरा ईवीएम पर मत मरो हर बार। ये तो उनके गठबंधन के ये लोग, उनमें भी फूट पड़नी शुरू हो गई। वे लोग समझ गए बेवकूफ पने की जो बात करता है कब तक चलेगी, कोई आदमी करेगा। उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है तरीके से लड़िए, ईवीएम को दोष मत दीजिए हार का। जहां आप जीत जाते हो क्या वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है? मैं भी हारा, लेकिन मैंने ईवीएम को तो नहीं दोषी पाया, लेकिन फिर भी हमने सरकार बनाई। ये शक्ति होनी चाहिए, ये उन्होंने खुद कहा। किस किस तरीके की वो बातें, अनर्गल बातें जिनका महत्व ही नहीं है। तपस्या तपस्या, शरीर में गर्मी पैदा करना तपस्या होती है, बता। ये सब क्या बातें करते हैं? टी शर्ट पहन के आते हैं स्टाइलिश बन के। हर चीज की एक गरिमा है यार, सेंस है। हर पद का अपना एक अलग महत्व है। अब वो नेता प्रतिपक्ष है तो उसी के अनुसार उनको कार्य भी करने चाहिए। यदि नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बच्चों जैसी ओछी हरकतें करेगा तो जो पक्ष वाले लोग हैं, अगर वो इस प्रकार से बात नहीं कहेंगे, उनको आईना नहीं दिखाएंगे कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरीके से मत करो, ये जो बॉडी लैंग्वेज आपकी है इसको ठीक करो। आप आज एक जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर हो, उसकी महत्व है, गरिमा है, उसको बना के रखो, तो ये क्या गलत है? अब मैं आपको कल इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई, वो इमरजेंसी क्यों लगाई, किस वजह से लगाई, क्या क्या उसमें कारण रहे, और लोकतंत्र की जो असली हत्या होती है, यानी कि लोकतंत्र का समाप्त हो जाना पूर्ण रूप से, वो उन्होंने किया। और उसमें कितनी कितनी क्रूरता लोगों के साथ की गई। तानाशाही के सारे मापदंड पार कर दिए गए। ये सब मैं आपको कल बताने का प्रयास करूंगा। मैंने वैसे वीडियो डाला था एक, लेकिन वो पूरा नहीं था, थोड़ा सा ही था उसमें। लेकिन उनकी जो हिटलर वाली स्टाइल थी, वो उसके सामने, उनके सामने हिटलर भी जो है काफी पीछे रह गया। तो इसलिए इनका सफाया होना तो तय था। कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? पहले तो जनता के पास ऑप्शन नहीं था, और आप देखिए सिर्फ 25 वर्ष के अंदर ही जो सरकार, पहली सरकार थी, और वो झूठा अपने ऊपर वो गर्व महसूस करते हैं कि हमने आजाद कराया, जबकि वो शुरुआत में ही रिजेक्ट हो गए। और आजादी में उन्होंने बीबीसी में इंटरव्यू में कहा भी है कि मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया फ्रीडम फाइट में, यानी कि जो ये आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई में मेरा कोई योगदान नहीं था, मैं उसमें यानी कि लिप्त नहीं था, मैं अलग था। जो आदमी खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरा न लेना न देना, उसके सिर पर सेहरा कब तक बंधेगा झूठ का? ये तो होना ही था। नहीं तो इतनी जल्दी मात्र 20 वर्ष के बाद इस तरह की गतिविधियां होने लगी कि सरकार, अगले और 5-7 साल बाद सरकार आ गई, दूसरी, विपक्ष खड़ा हो गया।
तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। जनता पागल नहीं है, न पहले पागल थी। जनता शुरुआत में यही समझती थी कि इन्होंने देश आजाद कराया है, क्योंकि सच्चाई उनके सामने थी नहीं और इनका कोई लेना देना आजादी से था नहीं। ये तो मैंने आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट है ये तो एक प्रकार से, यानी कि रेजोल्यूशन वहां पास हुआ है, एक्ट बना है वहां पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश की संसद में। हाँ, हम लीज पर हैं, जब वो चाहेंगे जब अपनी लीज वापस उसको ले लेंगे। तो बाकी मैं आप सभी के समक्ष कल बताऊंगा भाइयों। जय श्री राम, जय हिंद। और आज 26 दिसंबर हमारे जो 26 दिसंबर को शहीद हुए थे, उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शौर्य को, उनको साहस को मेरा प्रणाम। उन्होंने अपने देश के झंडे की आन रखते हुए अंततः देश को विजयी बनाया। ये उनका गौरवशाली इतिहास हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जय श्री राम।